कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 1982 से पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शांत और खूबसूरत कस्बे ब्लू हिल काउंटी से। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ जिंदगी बेहद सादे तरीके से गुजरती थी। लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे और एक दूसरे पर आंखें मूंद कर भरोसा करते थे। इस छोटे से कस्बे में किसी को क्या पता था कि एक ऐसी रात आने वाली है जो इस पूरी कम्युनिटी को हिला कर रख देगी। यही रहती थी एंडरसन फैमिली। राय और ओलिविया एंडरसन एक बेहद खुशहाल और प्यारा जोड़ा था। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जिसका नाम था नोआ और एक छोटी सी मासूम और बेहद प्यारी बेटी जिसका नाम था मैसी। मैसी इस घर की रौनक थी। उसकी हंसी इस घर को रोशन करती थी और उसकी मौजूदगी हर किसी के दिल को गर्म रखती थी। 17 नवंबर का वो दिन शुरू में बिल्कुल आम लगता था। उस दिन राय और ओलिविया अपने बेटे नोआ को उसके दोस्त पार्कर के घर छोड़ने जाते हैं। इसके बाद दोनों कुछ घंटों के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले वो अपनी छोटी बेटी मैजी से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। मैजी उस वक्त अपने कमरे में बेहद लगन और एकाग्रता के साथ अपनी डायरी लिख रही होती है। उस मासूम बच्ची की वो तस्वीर, वो खामोश लगन, वो मासूम चेहरा देखकर किसी का भी दिल भर आए। राय और ओलिविया उसे बेहद प्यार से अलविदा कहते हैं, उसे गले लगाते हैं और पूरे दिल से वादा करते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। मैजी मुस्कुराती है और उन्हें जाने देती है। किसी को नहीं पता था कि ये उस मासूम बच्ची की आखिरी मुस्कान होगी। कुछ घंटों बाद जब राय और ओलिविया घर लौटते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जो उनके पैरों तले जमीन खींच लेता है। घर का मुख्य दरवाजा धड़ल्ले से खुला हुआ है। किचन का नल बिना किसी वजह के चल रहा है और पूरा घर बेतरतीब और उलट-पलट हालत में पड़ा है, जैसे कुछ बड़ा, कुछ बहुत बुरा हो गया हो। राय का दिल धड़कने लगता है। वो तुरंत सीढ़ियां चढ़कर मैजी के कमरे की तरफ दौड़ता है, मगर जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो जो उसे मिलता है वो उसकी जिंदगी बदल देता है। मैजी कहीं नहीं है, उसका कमरा बिल्कुल खाली है। वो बच्ची जो कुछ घंटे पहले यहीं बैठकर अपनी डायरी लिख रही थी अब यहाँ नहीं है। आरवाई की आवाज निकलती नहीं, सांस रुक सी जाती है। ये खबर जैसे ही फैलती है पूरा कस्बा हरकत में आ जाता है। एंडरसन फैमिली, पुलिस और पूरी कम्युनिटी एकजुट होकर मैजी को ढूंढने में जुट जाती है। हर गली छानी जाती है, हर जंगल खोजा जाता है, हर कोना देखा जाता है, मगर मैजी का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई जवाब नहीं। वो बच्ची जैसे हवा में गायब हो गई हो, जैसे जमीन निगल गई हो उसे। महीने एक एक करके बीतते जाते हैं। परिवार के करीबी दोस्त और रिश्तेदार एंडरसन फैमिली का साथ देते हैं, उन्हें उम्मीद दिलाते रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। मगर वक्त के साथ साथ ये असहनीय, ये नाकाबिले बर्दाश्त दर्द धीरे धीरे इस परिवार को अंदर से खोखला करने लगता है। आरवाई जो कभी एक प्यारा और जिम्मेदार बाप और शौहर था, वो एक बेहद चिड़चिड़े, गुस्सैल और खुद में बंद इंसान में बदल जाता है। वो दिन रात सोफे पर पड़ा रहता है, अपने दर्द में इस तरह डूबा रहता है जैसे वो दुनिया से ही कट गया हो। वो नोआ के लिए, ओलिविया के लिए और घर के हर इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनता जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया अपना सारा दर्द अपने सीने में दफन करके अपने आंसू अंदर ही अंदर पीकर बचे हुए परिवार को एक साथ रखने की पूरी कोशिश में लगी रहती है। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, मगर दोनों के बीच की दूरी हर रोज बढ़ती जाती है। मैजी के गायब हुए पूरे 12 महीने बीत जाते हैं, एक पूरा साल, 365 दिन, हर दिन उसकी याद में, हर रात उसकी तलाश में। राय और ओलिविया आखिरकार एक बेहद दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला फैसला करते हैं। वो अपनी बेटी के लिए एक मेमोरियल सर्विस रखने का फैसला करते हैं। लोकल एलिमेंट्री स्कूल में एक सर्विस ऑर्गेनाइज की जाती है। करीबी परिवार वालों को बुलाया जाता है। ओलिविया की बहन आर्लीन और उसके पति डिप्टी शेरिफ केनेथ बरोज भी आते हैं। साथ में राय के भाई मॉर्गन और बिल्ली भी अपने भाई का साथ देने मौजूद होते हैं। वो सब वहाँ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो इस परिवार से प्यार करते थे। उस रात सब लोग एंडरसन के घर पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे का साथ देने की, एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। डिप्टी शेरिफ केनेथ उस गमजदा और टूटे हुए बाप राय को बेहद प्यार, अपनापन और गर्मजोशी देने की कोशिश करता है। बाकी लोग अपना दर्द किसी तरह भुलाने के लिए टीवी ऑन कर देते हैं, मगर उससे भी राहत नहीं मिलती, बल्कि उल्टा होता है, क्योंकि लोकल न्यूज चैनल्स ने मेसी की गुमशुदगी की पहली बरसी के मौके पर उस पूरे दर्दनाक मामले को दोबारा कवर करना शुरू कर दिया होता है, जैसे जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। चैनल बदलते बदलते परिवार की नजर डिप्टी शेरिफ केनेथ की उस मेमोरियल स्पीच पर पड़ती है जो उसने उस दिन स्कूल में दी थी। उस स्पीच को सुनते हुए सब लोग चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे मेसी को याद करते हैं। उस मासूम बच्ची की यादें, उसकी खुशमिजाजी, उसकी चमकती हुई आंखें, उसकी मीठी आवाज
उसकी वो डायरी, ये सब कुछ दिल को इतना भारी कर देता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मगर राय से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो उठता है और बिना कुछ कहे टीवी बंद कर देता है। नोआ को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। ओलिविया बिना एक शब्द बोले चुपचाप उठती है और मेसी के कमरे में चली जाती है। वो कमरा जिसे बिल्कुल वैसे ही रखा गया था जैसा वो उस दिन था। हर चीज अपनी जगह पर, उसकी किताबें, उसके खिलौने, उसकी डायरी, सब कुछ जैसे वो अभी भी लौट आएगी। ओलिविया वहाँ बैठकर चुपचाप रोती है। उस खामोश रोने में जितना दर्द था उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ये देखकर अर्लीन भी वहाँ आ जाती है। वो बिना कुछ कहे अपनी बहन को गले लगा लेती है और वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी, हमेशा। थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। माहौल थोड़ा सामान्य होने की नाकाम कोशिश करता है। लोग बातें करने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मगर तभी राई बिल्ली की जिंदगी के बारे में कुछ बेहद अनुचित, बेहद तीखी और बेहद बेजा बात कह देता है। नोआ को अपने चाचा की तरफ से इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पिता को सबके सामने खरी खरी सुनाता है और डिनर टेबल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ओलिविया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है मगर नोहा नहीं मानता। वो माहौल जो थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहा था एक पल में बिखर जाता है। कुछ घंटों बाद मॉर्गन राई को अकेले में एक तरफ ले जाता है। वो उसे अपनी जिंदगी के उस सबसे दर्दनाक और काले वक्त के बारे में बताता है जब उसने अपनी पत्नी को खोया था। वो बताता है कि उस वक्त वो खुद कितना टूट गया था, कितना अकेला महसूस किया था, मगर वक्त ने उसे संभाला। वो राय को पूरे दिल से भरोसा दिलाता है कि वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी और उसे ओलिविया के लिए, नोआ के लिए, अपने परिवार के लिए मजबूत बने रहना होगा। ये बात मॉर्गन ने बेहद प्यार और फिक्र से कही थी मगर राय इस नेक इरादे वाली बात को बिल्कुल गलत तरीके से लेता है। वो मॉर्गन पर भड़क उठता है। वो साफ और सख्त लहजे में कहता है कि वो अपनी बेटी को खोने का गम कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं, और वहाँ से चला जाता है। मॉर्गन वहीं खड़ा रह जाता है। वो कुछ कहना चाहता था मगर शब्द नहीं थे। घर के दूसरे हिस्से में केनेथ चुपके से ओलिविया को अलग ले जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज में कंपन है। वो ओलिविया से कहता है कि उसे इस बात का बेहद गिल्ट है कि वो मेसी को ढूंढ नहीं पाया, कि एक डेप्यूटी शेरिफ होकर भी वो उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया जो उसकी अपनी भतीजी थी। वो बार बार माफी मांगता है, बेहद शिद्दत से, बेहद दर्द से। ओलिविया उसे देखती है, उसका दर्द समझती है और उसे शांत करती है। वो कहती है कि उसने जो कुछ भी कर सकता था पूरी ईमानदारी और लगन से किया और इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता था। ये बात सुनकर केनेथ की आंखें और भर आती हैं। इन सब बातों से थका हुआ और अंदर से टूटा हुआ राय अकेला बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाता है। वो बस इतना चाहता है कि कुछ देर चैन से बैठकर अपनी मेसी को याद करे, उस खुली हवा में, उस खामोशी में। मगर तभी उसे दूर जंगल की तरफ कुछ अजीब और रहस्यमय रोशनी नजर आती है। पहले तो वो सोचता है कि शायद आसपास के कोई लोकल लड़के फ्लेयर चला रहे हैं, मगर फिर उसे अपने प्यारे कुत्ते जेंघिस की फिक्र होती है। उसे डर होता है कि ये रोशनी और शोर कहीं जेंघिस को डरा न दे। राय फैसला करता है कि वो जंगल में जाएगा और उन लड़कों को समझाएगा। ये सुनकर केनेथ तुरंत अपने साथी शेरिफ रीस जॉर्डन को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन से आगाह करता है। बाकी मर्द भी राय के साथ जाने का फैसला करते हैं। सब उसके ट्रक में बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब बिल्ली को यकीन हो जाता है कि नोआ उनकी बात नहीं सुन रहा तो वो धीरे से राय से कहता है कि वो अपने बेटे से बात करे, उसका साथ दे, उसे इस दर्दनाक तजुर्बे से उबरने में मदद करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वो रिश्ता जो एक बाप और बेटे का होता है हमेशा के लिए टूट जाए। राय खुद इतना टूटा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो खुद इतनी तकलीफ में है कि किसी के लिए मजबूत नहीं बन सकता, किसी के लिए भी नहीं। जंगल में पहुंचकर राय मॉर्गन को नोआ के साथ ट्रक के पास रुकने का ऑर्डर देता है। राय, केनेथ और बिल्ली ट्रक से उतरकर उस रोशनी का पता लगाने के लिए जंगल के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल घना है, अंधेरा है और उस रात की खामोशी में एक अजीब सा तनाव है। इधर घर पर ओलिविया और अर्लीन को अचानक कुछ बेहद अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो पूरे घर में गूंज रही होती हैं। जंगल में तीनों को लगता है कि जो भी था वो उनकी आहट सुनकर डर कर भाग गया और वो वापस ट्रक की तरफ मुड़ने लगते हैं। मगर तभी मॉर्गन और नोआ को ट्रक के पास कुछ बेहद अजीब और अनएक्सप्लेनेबल चीजें दिखाई देने लगती हैं। ठीक उसी वक्त
घर की खिड़की पर कुछ जोर से टकराता है। ओलिविया और अर्लीन डरते हुए बाहर देखने जाती हैं तो बरामदे पर एक मरा हुआ कौवा पड़ा मिलता है। ये एक बेहद बुरी निशानी थी। जंगल में ट्रक के अंदर भी अजीब और रहस्यमय घटनाएं होने लगती हैं। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा खौफ घुलने लगता है। तभी पेड़ों के बीच से एक रोशनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती दिखाई देती है। इससे पहले कि कोई इसे समझ पाए, इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाए, एक और बिल्कुल अलग तरह की पारदर्शी और चमकदार रोशनी पूरे जंगल को एक अजीब सी रोशनी से नहला देती है। पूरा जंगल उस रोशनी में जैसे किसी और दुनिया का हिस्सा लगने लगता है और फिर जो होता है वो सबको अंदर तक हिला देता है। मॉर्गन, जो ये सब देखने की जिज्ञासा में ट्रक से बाहर निकला था, अचानक से बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के हवा में बिल्कुल गायब हो जाता है, जैसे वो था ही नहीं। राय तुरंत पागलों की तरह ट्रक की तरफ भागता है नोआ को देखने के लिए। केनेथ जैसे किसी अदृश्य जादू से वहीं जम जाता है। वो हिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बस खड़ा है। बिली किसी तरह केनेथ को उस अजीब और डरावनी हालत से बाहर निकालता है और उसे अपने साथ ट्रक की तरफ खींचता है। पूरी तरह दहशत में डूबे उस ग्रुप के पास मॉर्गन को वहीं उस अंधेरे जंगल में छोड़कर तेजी से भाग निकलने के सिवा कोई चारा नहीं होता। सब लोग किसी तरह घर पहुंचते हैं। औरतें घबराई हुई हैं, उनके चेहरे पर दहशत है और वो जानना चाहती हैं कि केंथ और मॉर्गन के साथ आखिर हुआ क्या। राय सबको शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस सब का कोई न कोई साधारण और तार्किक जवाब जरूर होगा, मगर उसकी अपनी आवाज में यकीन नहीं है। ओलिविया शेरिफ को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर कॉल बिना किसी वजह के अजीब तरीके से कट जाती है। रा बाहर जाकर मॉर्गन को ढूंढने की कोशिश करता है। इस बीच केनेथ थोड़ा होश में आता है, मगर ये बताने में पूरी तरह नाकाम रहता है कि आखिर हुआ क्या था। वो खुद नहीं जानता। राय हाथ में राइफल लेकर घर के पिछले जंगली हिस्से में मॉर्गन को जोर जोर से आवाजें देता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। हर तरफ बस गहरा अंधेरा और सन्नाटा है। राय के पास जवाब नहीं है, बस सवाल है, ढेर सारे सवाल। घर वापस आने के बाद इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाए, इससे पहले कि कोई प्लान बना पाए, ऊपर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सब लोग बेहद सावधानी से डरते डरते ऊपर मेजी के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक म्यूजिकल डॉल अपने आप बज रही होती है। उसे बंद किया जाता है। एक पल के लिए थोड़ी राहत महसूस होती है, मगर ये राहत बेहद कम वक्त की होती है। घर में अजीब चीजें रुकती नहीं। रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, मामला और भी खतरनाक, और भी डरावना और भी बिजार होता जाता है। कुछ देर की रहस्यमय और खौफनाक रोशनी के बाद राय भी गायब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मॉर्गन गायब हुआ था। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बिली तुरंत ओलिविया को बताता है और नोहा की तरफ दौड़ता है। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद अपने आप खुलने लगता है। ओलिविया एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वो घबराकर पूरी ताकत से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है और राय की राइफल उठाकर दरवाजे में से गोली चला देती है, मगर इससे कुछ नहीं होता। दरवाजा फिर भी खुल जाता है और उसमें से वो रहस्यमय और अजीब रोशनी अंदर आने लगती है। बिली दरवाजा दोबारा बंद करता है। ओलिविया और नोहा का हाथ पकड़ता है और उन्हें ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। तभी ऊपर अटिक का दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर है। रात और भी ज्यादा डरावनी और सिजनर हो जाती है जब तीनों को रियलाइज होता है कि केंथ, अर्लीन और गेंगिस तीनों गायब हो चुके हैं। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सुराग नहीं। पूरी तरह दहशत में आकर तीनों घर से भागने की कोशिश करते हैं, मगर ट्रक में पेट्रोल नहीं है। अब उनके पास बस एक ही रास्ता है, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना। वो तेजी से दौड़ते हैं, अंधेरे में भागते हैं और किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं। कुछ देर वो उस अंधेरी, सुनसान और ठंडी सड़क पर बेमकसद चलते रहते हैं। तभी एक गाड़ी आती है। बिली उम्मीद की किरण देखकर मदद मांगने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, मगर गाड़ी का मालिक इन तीनों की हालत देखकर शक में पड़ जाता है और वापस चला जाता है। तभी ऊपर आसमान से एक रोशनी आती है जो उनके सिर के ऊपर उड़ने लगती है। तभी किस्मत ने साथ दिया और एक राहत की सांस आई। शेरिफ रीस जॉर्डन और उनके साथ ही डिप्यूटी माइल्स जब ओलिविया की ड्रॉप्ड कॉल के बारे में सुनते हैं तो एंडरसन के घर की तरफ निकलते हैं, मगर रास्ते में ही उन्हें वो तीनों उस अंधेरी सड़क पर मिल जाते हैं। उनकी हालत देखकर शेरिफ हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। तीनों उसे अपने साथ हुई हर एक घटना का पूरा और विस्तृत ब्यौरा देते हैं, हर लम्हा, हर डिटेल। मगर पुलिस के लिए ये सब समझना, यकीन करना बेहद मुश्किल है। फिर भी शेरिफ जानता है
कि एंडरसन फैमिली के साथ क्या बीता है। वो जानता है कि ये लोग पहले से टूटे हुए हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उन्हें डाउट का बेनिफिट देगा। वो तीनों को गाड़ी में बिठाकर वापस घर लेकर जाता है। तीनों पुलिस कार में बैठे रहते हैं, जबकि शेरिफ और डिप्टी माइल्स अंधेरे घर में दाखिल होकर जांच करते हैं। वो पूरे घर में चारों तरफ घूम कर देखते हैं, हर कमरा, हर कोना। जांच के बाद उन्हें साफ हो जाता है कि ये कोई चोरी नहीं थी, यहाँ कुछ और ही हुआ है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से बाहर है। शेरिफ दोबारा ओलिविया से पूरी बात बेहद ध्यान से सुनता है। वो मानता है कि ये केस उसकी समझ से परे है। तीनों शेरिफ के साथ स्टेशन जाने से मना कर देते हैं। शेरिफ वादा करता है कि 1 घंटे में वो जरूरी ऑफिशियल्स को लेकर वापस आएगा और सब कुछ सुलझाएगा। जाने से पहले वो ओलिविया को सलाह देता है कि वो इस रात की घटना को दबा कर रखे। उसे डर है कि कहीं इससे मेजी के केस पर बुरा असर न पड़े, कहीं फैमिली की बदनामी ना हो। पुलिस को जाते देख तीनों मेजी के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो बस यही दुआ करते हैं, बस यही चाहते हैं कि किसी तरह ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इधर जब शेरिफ और डेप्यूटी माइल्स स्टेशन पहुंचते हैं तो हैरान रह जाते हैं। स्टेशन उन लोगों से खचाखच भरा पड़ा है जिन्होंने उस रात वो अजीब रोशनी देखी है। हर कोई कुछ न कुछ देखने का दावा कर रहा है। तभी डिप्टी डॉयल एक ऐसी रिपोर्ट देता है जो सबको एक पल के लिए जमा देती है। उसने मेजी एंडरसन को देखा है। अगली सुबह बिली कमरे से बाहर निकलकर नीचे पानी लेने जाता है। घर में एक अजीब सी खामोशी है। तभी उसे जेंगिस दिखता है जो कहीं से वापस आ गया होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्ली उसे देखकर खुशी से उसे प्यार करने लगता है, मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो रोशनी फिर आती है और इस बार पूरे घर को अपनी चमक में लपेट लेती है। बिल्ली तेजी से वापस कमरे की तरफ दौड़ता है, मगर दरवाजे के बाहर एक ऐसा प्राणी खड़ा है जो इंसानी नहीं है, चमकदार, पारदर्शी और बेहद अजीब। वो बिल्ली को कमरे में घुसने से रोकता है और फिर वो प्राणी बेहद धीरे से, बेहद नाजुक तरीके से ओलिविया के माथे को छूता है और उस एक लम्हे में, उस एक छुअन से ओलिविया उस दिन में पहुंच जाती है। उस दिन में जिसे वो भुलाना चाहती थी और जिसे वो कभी नहीं भुला सकती थी। 17 नवंबर 1982। ओलिविया देखती है कि वो और राय उस दिन सुबह शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो देखती है मेजी को जो अपने कमरे में अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। वो उस मासूम बच्ची को आवाज देना चाहती है, उसे छूना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, मगर मेजी उसे सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। ओलिविया की आंखें भर आती हैं। वो बेबस खड़ी अपनी बेटी को देखती रहती है। फिर ओलिविया देखती है कि मेजी दरवाजा खोलने के लिए नीचे दौड़ती है और दरवाजे पर केंथ खड़ा है। मेजी अपने प्यारे मामा को देखकर खुशी से उनका स्वागत करती है, उन्हें गले लगाती है और नीचे बैठने को कहती है और खुद वापस अपने कमरे में चली जाती है। केंथ किचन में पानी लेने जाता है, मगर वहाँ रुक जाता है। उसके अंदर कोई बहुत बड़ी और बहुत गहरी जंग चल रही होती है। एक पल के लिए लगता है कि अच्छाई जीत जाएगी। वो घर से बाहर निकलने की तरफ बढ़ता है। ओलिविया की सांसें थम जाती हैं, मगर आखिरी लम्हे में, बिल्कुल आखिरी लम्हे में वो पलट जाता है और ऊपर मेजी के कमरे की तरफ जाने लगता है। ओलिविया की आंखें फटी रह जाती हैं, उसकी सांसें रुक जाती हैं। केनेथ उस मासूम, उस बेगुनाह, उस भरोसा करने वाली बच्ची के साथ जो करता है वो बयान करने के लिए दुनिया की कोई भी भाषा में शब्द नहीं है। वो उस बच्ची के साथ सबसे घिनौना, सबसे जघन्य और सबसे नापाक जुर्म करता है। वो बच्ची जो उसे अपना मामा मानती थी, जो उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करती थी, जो उससे प्यार करती थी। ओलिविया का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो बेबस खड़ी अपनी बेटी की तकदीर देखती है और कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल कुछ नहीं। जुर्म करने के बाद केनेथ गिल्ट में डूबा हुआ, हाथ कांपते हुए पूरे घर में घूमता है और सबूत मिटाने की कोशिश करता है। वो अपनी ही आत्मा से हार चुका होता है। फिर वो रोशनी दोबारा आती है और ओलिविया को वापस वर्तमान में ले आती है। वो मेजी के बिस्तर पर लेटी है, उसकी आंखों में आंसू हैं और उसकी नाक से खून बह रहा है। कुछ ही देर में नोआ भी अपनी नाक का खून पोंछते हुए बेहद तकलीफ में अपनी माँ को पुकारता है। इसका मतलब नोआ ने भी वही सब देखा था, वो सब कुछ। ओलिविया और नोआ एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोनों एक ही दर्द में हैं, एक ही सदमे में हैं। तभी राय भी वहाँ आ जाता है। वो भी वही सब देख चुका था। वो अपनी बेटी के लिए, अपनी मासूम मैसी के लिए फूट फूट कर रोता है, जबकि नोआ उसे संभालने की कोशिश करता है। ये वो लम्हा था जब एक बाप की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक एक करके सभी गायब हुए लोग वापस आ जाते हैं और मेजी के कमरे में चुपचाप जमा हो जाते हैं। सब एक गहरे, असहनीय और अकल्पनीय सदमे में हैं। ओलिविया नीचे जाती है तो देखती है कि केंथ एक कोने में बैठकर रो रहा है।
गिल्ट उसे अंदर से खा रही है। उसे चैन नहीं, उसे सुकून नहीं। सारे परिवार वाले केनेथ को देखते हैं। उसकी आंखें, उसके आंसू, उसका टूटा हुआ चेहरा सब कुछ बता रहा है। अर्लीन से ये बर्दाश्त नहीं होता। जो बहन उसने आज तक जानी थी, उसकी बेटी के साथ ये जुर्म इसी इंसान ने किया था। वो उस पर टूट पड़ती है। कुछ देर बाद शरीफ री वहाँ पहुँचता है। वो जो देखता है उसे पल भर के लिए रुककर समझने की जरूरत होती है। फिर वो एक सर्च पार्टी जंगल में भेजता है ताकि मेजी को वापस घर लाया जा सके। वो जगह सामने आ जाती है जहां केनेथ ने मेजी को छुपाया था। शरीफ और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं, जमीन खोदते हैं और मेजी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद मेजी की असली और सच्ची विदाई होती है। वो विदाई जिसकी वो हकदार थी, जो उसे बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। उसे एक इज्जत के साथ, एक प्यार के साथ, एक सच्चाई के साथ दफनाया जाता है। इन सब घटनाओं के बाद एंडरसन फैमिली और शरीफ को धीरे धीरे एक बड़े सच का एहसास होता है। वो अजीब रोशनियां, वो रहस्यमय प्राणी, वो सारी अनएक्सप्लेनेबल और डरावनी घटनाएं, ये सब किसी बुरी नीयत से नहीं था। वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स बस इंसाफ दिलाना चाहते थे। उस मासूम बच्ची को इंसाफ, जिसे उसी के किसी अपने ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर हमेशा के लिए इस दुनिया से छीन लिया था। परिवार को एहसास होता है कि अगर वो नहीं आते तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता। मेजी को कभी इंसाफ नहीं मिलता। मेजी को सही जगह पहुंचाने के बाद, उसे इंसाफ दिलाने के बाद एंडरसन फैमिली एक बार फिर एक दूसरे के करीब आने लगती है। वो लंबा और दर्दनाक सफर जो ग्रीफ की तरफ जाता था, अब हीलिंग की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। एक पूरे साल बाद आरवाई अपनी मैरिटल बेड पर वापस आता है। वो ओलिविया के पास आकर लेट जाता है। कोई शब्द नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस एक खामोश मगर गहरा वादा कि वो अपनी पत्नी का साथ देगा, अपनी शादी के लिए लड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।